हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो काफ़ी लंबे समय के बाद रेलवे में एएलपी की वैकेंसीज आ चुकी हैं। हालांकि वैकेंसीज बहुत कम है, हो सकता है कि आगे चलकर ये वैकेंसीज बढ़ जाएं, लेकिन अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कम वैकेंसीज को लेकर हम इसका रोना तो नहीं रो सकते, क्योंकि इससे हमारा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो जितनी वैकेंसीज हैं उनके लिए हमें जी तोड़ मेहनत करना है और एक पोस्ट को अपने नाम कर लेना है। तो फाइनल नोटिफिकेशन तो आ चुका है, आप सभी को पता है। अब आपको इसकी कंप्लीट प्रोसेस को समझकर पढ़ाई में लग जाना है। तो प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एज कितनी है, कितनी एज वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, आज इसका फाइनल नोटिफिकेशन आउट हुआ है। कल से इसके यानी कि 20 जनवरी से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 20 जनवरी 2024 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। आप 19 फरवरी तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है, कोई भी गलती होती है, तो आप 20 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक इसको एडिट कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज आपकी जो है 5696 हैं। वैकेंसीज की संख्या हालांकि बहुत कम है, हो सकता है कि आगे चलकर ये वैकेंसीज बढ़ जाए। असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है, इसमें टेक्नीशियन की वैकेंसीज अभी नहीं आई हैं, क्योंकि पिछली बार जब 2018 में ये एग्जाम हुआ था तो साथ में टेक्नीशियन की वैकेंसीज थी। टेक्नीशियन की वैकेंसीज नहीं है, केवल असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज हैं। 5696 वैकेंसीज हैं। और एज की अगर बात करें तो 18 से लेकर 30 तक इसकी एज है, यानी कि मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष जिन भी कैंडिडेट्स की एज है वो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, और जो भी ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, और जो भी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। और भी कई एज रिलैक्सेशन टाइप के मिले हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं और जो पहले से रेलवे में जॉब कर रहे हैं उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की और एज रिलैक्सेशन की। तो एज लिमिट जो है आपकी 18 से 30 वर्ष है, यानी कि जो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो 18 से 30 वर्ष के बीच में अगर उनकी आयु है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। और जो भी एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि 35 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 30 और 3 यानी कि 33 साल तक के ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसका फॉर्म भर सकते हैं। और जो भी एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन अगर अनरिजर्व कैटेगरी का है, यानी कि जनरल कैटेगरी से है या ईडब्ल्यूएस से है, तो उसको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि 33 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। और जो भी ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है उसको 6 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ओबीसी कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन को, तो वो 36 साल तक फॉर्म भर सकता है। और जो भी एससी एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट है और वो एक्स सर्विसमैन है तो उसको 8 वर्ष का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि वो 38 साल तक इसका फॉर्म भर सकता है। और जो भी कैंडिडेट रेलवे में पहले से जॉब कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप सी या ग्रुप डी की पोस्ट पर, तो उनको भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो जनरल कैटेगरी के हैं वो 40 साल तक इसका फॉर्म भर सकते हैं, 43 साल तक ओबीसी के कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं, और 45 साल तक आपके एससी एसटी कैटेगरी के लोग फॉर्म भर सकते हैं। बाकी की जो कैटेगरी दिख रही हैं आपको, जो एज रिलैक्सेशन की, ये बहुत ही रेयर केस में पाए जाते हैं, ये कम संख्या में पाए जाते हैं, तो इनका मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर आप इनको बिलोंग करते हो तो एक बार आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें बताने के लिए नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब आपको जो मेन बात है वो बताता हूँ। आप यहाँ से अपने एज देख लीजिए। जो भी अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनका जन्म आपका 2 जुलाई 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए। 2 जुलाई 1994 इससे पहले का आपका जन्म है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। 2 जुलाई 1994 से लेकर आपका 1 जुलाई 2006 1 जुलाई 2006 ये मिनिमम एज है सभी के लिए। कोई भी कैंडिडेट है उसकी 1 जुलाई 2006 अगर डेट ऑफ बर्थ है, या फिर 2006 से नीचे जितनी भी है 2005 2004, वो सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2 जुलाई 1991 है, अगर इससे आपकी 90 89 जो भी है तो फॉर्म नहीं भर सकते। 2 जुलाई 1991 से लेकर आगे जितना भी
1992 93 वो सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। एसटी कैटेगरी के लिए आपका 2 जुलाई 1989 है। अगर इतने तक आपकी एज है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस इसकी क्या है, तो देखिए आपने इसका फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के बाद आपको एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आपका CBT 1 होगा। CBT 1 होने के बाद CBT 2 होगा। CBT 1 जितने भी कैंडिडेट्स देंगे, जितनी भी वैकेंसीज होंगी, वैकेंसीज का 15 गुना बच्चा CBT 2 के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं। CBT 2 के बाद आपके 8 वैकेंसीज के 8 गुना बच्चे आपके CBAT के लिए जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ये सारी प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस की। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आपका जो CBT 1 होगा उसमें क्या होगा। तो देखिए आपका जो CBT 1 होता है वो आपका एक पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। तो 75 नंबर का ये पेपर होता है, 75 ही क्वेश्चन होते हैं। 60 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं कि 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 1/3 इसमें माइनस मार्किंग रहती है, माइनस मार्किंग 1/3 रहती है। ठीक है, उसके बाद आपके जो भी मार्क्स आप स्कोर करते हैं उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी होता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो भी जनरल और EWS कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। OBC वालों को 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। SC वालों को 30% और ST वालों को 25% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ये तो बात हो गई CBT 1 की। अब CBT 1 का सिलेबस क्या है तो आपको बता दूं, CBT 1 का जो सिलेबस है वो आपका मैथमेटिक्स है जो कि आपका 20 नंबर का पूछा जाता है। मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग आपकी 25 नंबर की पूछी जाती है। जनरल साइंस आपका 20 नंबर का पूछा जाता है। और जनरल अवेयरनेस यानी कि GK और करंट अफेयर्स जो है वो आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। तो इस प्रकार 75 मार्क्स का जो है आपका ये पेपर हो जाता है CBT 1। अब आपने CBT 1 दे लिया। CBT 1 देने के बाद जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उसका 15 गुना बच्चे CBT 2 के लिए बुलाए जाते हैं। आपने CBT 1 क्वालिफाई कर लिया, अब आप पहुंच गए CBT 2 के लिए। अब CBT 2 में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर कौन कौन से हैं, इसमें एक टेक्निकल का भी पेपर होता है। देखिए पार्ट A होता है 100 मार्क्स का, पार्ट B होता है 75 मार्क्स का। ठीक है, पार्ट A जो आपका होता है 100 मार्क्स का, तो इसमें क्या होता है और पार्ट B में क्या होता है। तो देखिए आपको बता दूं, वहां पर आपने देखा था CBT 1 में 1/3 माइनस मार्किंग थी, तो यहाँ पर भी 1/3 माइनस मार्किंग ही रहेगी। ठीक है, अब पार्ट A जो है आपका, वो मान लो आपने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद उसका नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको पार्ट A में 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है जनरल और EWS वाले बच्चों को। OBC वालों को के लिए को 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। SC को 30% और ST को 25% CBT 1 की तरह। ठीक है, तो पार्ट A की बात चल रही है। तो पार्ट A का आपका फिर मैं सिलेबस भी बता देता हूँ। पार्ट A में सेम सिलेबस है, आपका मैथमेटिक्स है, आपका रीजनिंग है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। साइंस इसमें थोड़ी हाई लेवल की आ जाती है, वो चीज़ है ना। तो ये तो बात हो गई पार्ट A की। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 में क्या आता है। तो देखिए ये एक टेक्निकल पेपर होता है। पार्ट A आपका नॉन टेक हो गया, पार्ट B आपका टेक्निकल होता है। टेक्निकल यानी कि जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ITI किया है, BTech किया है, BE किया है, वो लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। डिप्लोमा किया है और BE, BTech और डिप्लोमा अगर आपने IT, CS और सिविल ब्रांच से किया है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और ITI की जितनी भी ट्रेड्स हैं ऑल ओवर सभी ट्रेड से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक टेक्निकल पेपर होता है। अब टेक्निकल पेपर होता है, आप जिस भी ब्रांच से रहे हैं, मान लो आप इलेक्ट्रिकल से रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक से रहे हैं या फिर आप मैकेनिकल से रहे हैं, तो जिस भी ब्रांच से रहे हैं तो अपनी ब्रांच का यहाँ पर एक कुछ ट्रेड चूज करनी होती है। इलेक्ट्रिक, मोटर, फिटर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक ट्रेड जो भी आप चूज करते हैं तो उसमें से ही आपके 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो पेपर होता है आपका टेक्निकल, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि 75 में से आपको मात्र 35% यहाँ पर
नंबर लाने होते हैं। ये अगर आप क्वालिफाई कर गए तो फिर आपके पार्ट ए से कट ऑफ इसका बनाया जाता है। 75 का जो 35 निकलता है वो समथिंग 26.25 कुछ निकलता है। तो इतने मार्क्स अगर लाते हैं तो इतने मार्क्स पे आपका CBT 2 का जो पार्ट बी है वो क्वालिफाई हो जाता है और पार्ट ए से आपका कट ऑफ बनाया जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये 35% जो है ये सभी कैटेगरी के लिए है। आप ये मत सोचिए कि ये जनरल वालों के लिए है 35%। जनरल, EWS, OBC, SC, ST जितने भी कैटेगरी के बच्चे हैं सभी को 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है CBT 2 के पार्ट बी में। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे देखते हैं। देखिए, आप सब्जेक्ट कौन कौन से ले सकते हैं वो आपको बता दूं। देखिए, अगर आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से BE BTech या डिप्लोमा किया है या इसी ट्रेड से आपने ITI किया है तो आप इलेक्ट्रीशियन ले सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ले सकते हैं, वायरमैन, आर्मेचर एंड कॉइल वार, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ये सारे सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। अगर आपने EC यानी इलेक्ट्रॉनिक से इंजीनियरिंग की है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आपने ITI की है तो ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर EC से किया है तो आप मैकेनिक, रेडियो एंड TV ये सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। अगर आपने मैकेनिकल ब्रांच से BE या BTech किया है या फिर डिप्लोमा किया है तो आप फिटर ले सकते हैं। फिटर की ITI में एक अलग ही ट्रेड होती है तो वो अपनी ट्रेड ले सकते हैं। आप मैकेनिक ले सकते हैं अगर मैकेनिकल से हैं तो, और आप ट्रैक्टर मैकेनिक ले सकते हैं, मैकेनिक डीजल ले सकते हैं, टर्नर ले सकते हैं, मैकेनिस्ट ले सकते हैं, RAC ले सकते हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, और आप हीट इंजन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें। और जिनने भी ऑटोमोबाइल से इंजीनियरिंग की है वो ये सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं। आपका मैकेनिक ले सकते हैं, मोटर व्हीकल से आपका ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, RAC, ये सारे सब्जेक्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले ले सकते हैं। तो इसी तरह आप अपना CBT 1 और CBT 2 दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये टेस्ट भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं फिर होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये तो चर्चा हो गई कि क्वालिफिकेशन क्या है, एज कितनी रहेगी और आपकी वैकेंसीज जो हैं लोको पायलट की, इस पर कौन कौन एग्ज़ाम दे सकते हैं, किस स्टेट से देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं। तो आप देख सकते हैं अहमदाबाद में 238, अजमेर में 228 वैकेंसीज़ हैं, बेंगलोर में 473, भोपाल में 219 वैकेंसीज़ हैं और आपकी 65 वैकेंसीज़ भी हैं भोपाल के ही अंदर। भुवनेश्वर में 280 वैकेंसी हैं, बिलासपुर में 124 और 1192। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं वो बिलासपुर जोन के अंदर हैं। बाकी सभी जोन में आप देख सकते हैं लगभग कम ही वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर 2 डिजिट में वैकेंसी ज़्यादा दिख रही हैं। जो 3 डिजिट में है वो आपकी कोलकाता के अंदर हैं 254 वैकेंसीज़, और आपकी मुंबई के अंदर है 411 वैकेंसीज़ और 110 वैकेंसीज़, और 3 डिजिट में आपकी सिकंदराबाद में भी हैं 199 और 559 वैकेंसीज़। यानी कि 2 डिजिट में दिख रही होंगी बहुत ज़्यादा जगह वैकेंसी हैं, लेकिन 3 डिजिट में कम ही है। यानी कि वैकेंसीज़ तो हालांकि कम है, लेकिन आप उस जोन से हम ऐसा नहीं है कि जिस जोन से बिलोंग करते हैं उसी जोन से फॉर्म भरें। आप इनमें से किसी भी एक जोन से फॉर्म भर सकते हैं। एक से ज़्यादा जोन को आप चॉइस नहीं कर सकते, एक जोन से फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये थी रेलवे ALP के नोटिफिकेशन को लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, लगातार ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।